बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात का आगाज़ करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गोद माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। आज के लेक्चर में हम एक छोटी सी स्लिट से होने वाली डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास एक छोटी सी स्लिट हो और हम उस पर लाइट फॉल करें तो वो लाइट भी आगे डायफ्रैक्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। फर्ज करो हमारे पास ये एक स्लिट है जिसकी विड्थ अपर्चर डी के बराबर है। इस पर हम ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्लेन वेव फ्रंट फॉल कर रहे हैं। ये लाइट यहाँ से डायफ्रैक्ट होके स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगी और स्क्रीन के यहाँ से लेके यहाँ तक इतने हिस्से तक लाइट पहुंचेगी, यानी लाइट यहाँ तक फैल जाएगी। तो होना तो ये चाहिए था कि स्क्रीन का इतना पोर्शन हमें ब्राइट नजर आए क्योंकि इतने पोर्शन में लाइट आ रही है, लेकिन कहीं कहीं पे डार्क लाइंस भी अपीयर हुई, हमें डार्क फ्रिंजेस नजर आई। आपको पता है डार्क लाइन या डार्क फ्रिंज एक ही फिनोमिना से बन सकती है और वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब इन पोजीशंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये डार्क लाइंस या डार्क फ्रिंजेस अपीयर हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो गया। फर्ज करो यहां पर मैंने 9 रेज कंसीडर की हैं। फर्ज करो पहली और पांचवी रे में पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। अगर पहली और पांचवी करेंगी तो फिर दूसरी और छठी भी करेंगी, तीसरी और सातवीं भी करेंगी, चौथी और आठवीं भी करेंगी। तो इस तरह ये सब रेज एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगी। अगर पहली और पांचवी में पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फिर दूसरी और छठी में भी λ/2 होगा, तीसरी और सातवीं में भी λ/2 होगा, चौथी और आठवीं में भी λ/2 होगा, और इस तरह ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके डार्क फ्रिंज बना देंगी। अब फर्ज करते हैं ये हमारी स्लिट है जिसका अपर्चर डी के बराबर है। पहली रे यहां पर है और पांचवी मिड पर है, तो पहले और पांचवी में डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पर है तो ये इस डिस्टेंस का आधा हो गया d/2। अब यहां से जो रे जा रही है और जो ये यहां से जा रही है इसका पाथ ज्यादा है, इसका पाथ कम है। अगर हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो यहां से ऑनवर्ड दोनों रेज का पाथ बराबर है, तो फिर जो ये वाला पाथ है ये दोनों रेज में पाथ डिफरेंस है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा के सामने वाला कंपोनेंट बन जाएगा d/2 साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब दोनों रेज में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज d/2 साइन थीटा। तो मिनिमा कब बनेगा? अगर यही पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर होगा, तो d/2 साइन थीटा बराबर λ/2, 2 कैंसिल हो गया, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होगा जहां d साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा के मल्टीपल में आ रही होंगी। तो इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा, d साइन थीटा जब मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा तो उन सब जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पर हम m की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन। यहां पे हम m की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते क्योंकि जो सेंटर है वहां पर डार्क फ्रिंज नहीं है। अगर मैं m की जगह 0 लिखूंगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 पे डार्क फ्रिंज नहीं है। इस वजह से हम m की वैल्यू 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं m 1 लिखता हूं तो ये पहला मिनिमा आ जाएगा, और अगर m -1 लिखते हैं तो ये पहला मिनिमा सेंटर से बिलो वाला आ जाएगा। अगर हम m की जगह 2 लिखते हैं तो ये सेकंड मिनिमा आ जाएगा, और अगर हम m की जगह -2 लिखते हैं तो सेंटर से बिलो सेकंड मिनिमा आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये मिनिमा की कंडीशन बन गई। अब यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ी है और सिंगल स्लिट के केस में यही मिनिमा की कंडीशन है। तो यहां पर दो मेन डिफरेंस याद रखो। यहां पर जो d है वो एक ही स्लिट का अपर्चर है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो d था वो दो स्लिट के दरमियान वाला डिस्टेंस था, वो किसी स्लिट का अपर्चर नहीं था बल्कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स था। और यहां पर जो m की वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 हैं, जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में m की वैल्यूज 0 1 2 3 4 थी। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर के हमें मिनिमा मिल सकते हैं, तो आपको पता है d फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, तो m की वैल्यू साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो मिनिमा का ऑर्डर भी मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा के लिए साइन की वैल्यू 1 पुट कर दो 90 डिग्री पे, तो फिर m की वैल्यू बनेगी d/λ। यहां पर आप देखो कि जो मिनिमा की तादाद है वो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट मारेंगे तो उनमें मिनिमा की तादाद कम मिलेगी, और अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट मारेंगे तो उनमें मिनिमा की तादाद ज्यादा मिलेगी। मसलन अगर रेड ब्लू ग्रीन तीनों लाइट मारें तो ब्लू की क्योंकि वेवलेंथ कम है तो उसमें मिनिमा के ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, और रेड की क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो उसमें मिनिमा के कम ऑर्डर मिलेंगे। इसी तरह अगर हम ये अपर्चर चेंज कर दें, अगर हम स्लिट का अपर्चर कम कर दें, अपर्चर कम करने की वजह से ऑर्डर भी कम हो जाएगा, तो हमें मिनिमा की तादाद कम मिलेगी। और अगर ये अपर्चर हम बढ़ा दें तो अपर्चर बढ़ाने से डी बढ़ेगा तो हमें मिनिमा की तादाद भी ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर आपने देखा कि जितना लैम्डा कम होगा जैसे ब्लू के लिए तो मिनिमा उतने ज्यादा मिलेंगे, रेड जितना लैम्डा ज्यादा होगा जैसे रेड के लिए तो मिनिमा उतने कम मिलेंगे। जितना अपर्चर ज्यादा होगा मिनिमा उतने ज्यादा होंगे, जितना अपर्चर कम होगा मिनिमा उतने कम हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे? आप देखो जितने मिनिमा ऊपर बन रहे हैं उतने ही नीचे बन रहे हैं। अगर आपका मैक्सिमम ऑर्डर है 2 तो टोटल मिनिमा बनेंगे 4। अगर मैक्सिमम ऑर्डर है 3 तो टोटल मिनिमा बनेंगे 6। 3 ऊपर बनेंगे और 3 ही नीचे बनेंगे तो टोटल 6 बनेंगे। याद रखो जो सेंटर पे है वो मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा वाइड है और सबसे ज्यादा ब्राइट है। मोर वाइड मोर ब्राइट। ये मैंने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया हुआ है। जो सेंटर वाला मैक्सिमा है उसकी लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और उसकी चौड़ाई भी सबसे ज्यादा है, और जो नेक्स्ट मैक्सिमा बनेगा आपने देखा उसकी इंटेंसिटी कम है और उसकी चौड़ाई भी कम है, और जो अगला मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी और कम है और उसकी विड्थ भी कम हो गई है। इसका मतलब सेंटर वाला सबसे ब्राइट और सबसे वाइड है, उससे अगला लेस ब्राइट और लेस वाइड है, उससे अगला मैक्सिमा और लेस वाइड और लेस ब्राइट होगा। तो ये इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए कि लाइट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या इंटेंसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।